भारती। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और हमारे साथ आज है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी सभी सुनने वालों को नमस्कार और मंजरी आपको भी बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। कैसी हैं? बहुत मुस्कुरा रही हैं। बस जब सखी सहेली के मंच पे आते हैं और आप सामने होती है तो मुस्कुराना अपने आप ही आ ही जाता है कि अब मंदाकिनी जी क्या बोलेंगे और किस बात में हमें हंसी आएगी। और तो मुझे लगा कि कहीं मेरा चेहरा देखकर आपको हंसी तो नहीं आ जाती? नहीं, वो जो आपकी एक स्टाइल होती है ना, बीच बीच में पंच करती हैं, तो उसमें बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए आप हंस रही थी जी। यानी कि कार्यक्रम के शुरू में ही काफी उत्साह है आज आपके अंदर। बिल्कुल, उत्साह बना के रखना ही पड़ता है और हमारे श्रोता भी बहुत उत्साही होते हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। उनके बहुत सारे खत आ चुके हैं हमारे पास। बिल्कुल उनके जवाब उनको हम शेयर भी करेंगे, उनकी जो उन्होंने भेजा है हमें। और अभी वो चाहते होंगे कि वो 4 बातें क्या हैं आज जो हम करने वाले हैं। वो सब तो वैसे तो जान ही गए, लेकिन हमारा तो कर्तव्य होता है कि हम बताएं ना, बताएं ही मतलब। लेकिन जो फेसबुक से नहीं जुड़े हुए उनको बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो बताइए आज क्या क्या विषय रहेंगे हमारी बातचीत के। देखिए, मौसम जो बदल रहा है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बदलता मौसम और सावधानी। मस्त महीना तो इसके बारे में बात करेंगे। और सखी विशेष में दिव्या देशमुख जो एक शतरंज खिलाड़ी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और परीक्षाओं के दिन, कुछ की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ की ख़त्म होने पे हैं, कुछ की आएंगी आगे, तो उनके बारे में हम कैसे बच्चों को बताएं, समझाएं। बड़ों को, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है परीक्षाओं के दिन के विषय में हम बातचीत करना। किस तरह की आप तैयारी कर रही हैं, या आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। क्योंकि परीक्षा शब्द ही अपने आप में बहुत ही थोड़ा सा घबराहट पैदा कर देता है, जिसे हमें नहीं घबराना है। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पूछिए क्या खिलाने वाली है आज? आज तो भाई देखिए, समस्या होती है ना कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो ये हर गृहिणी, हर भाई बहनों के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वो सोते जागती यही सोचती रहती हैं कि ओहो कल सुबह होगी तो क्या नाश्ता बनाएंगे, क्या अलग सा देंगे। तो रात की नींद भी तो आधे टाइम तो उनकी इसी में चली जाती है। अब ये हम सच कह रहे हैं या नहीं, ये हमारी सखियां बताएं, क्योंकि मुझे तो यही रहता है कि सोते सोते सुबह का विचार कर लेते हैं कि सुबह क्या बनाना है। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ, आपने सुबह का नाश्ता कहकर बात टाल दी है। मैंने जो बात कही थी कि है ना, अब जो शाम का नाश्ता भी बनता है, शाम का भी बनता है, लेकिन पहले तो सुबह ही होती है, तो सुबह की चिंता कर ले, शाम आते आते फिर सोच लेंगे। तो अब तो शाम आने वाली है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शाम का नाश्ता भी शाम का कुछ हल्का होता है। तो हम कुछ उसके मैदे के रोल के कुछ आलू भरे हुए कुछ बता देंगे, और बाकी हमारी सखियां भी बताएंगी कि वो नाश्ते में क्या बनाती हैं। और हमारे सखा भी बहुत अच्छा बनाते हैं। भाई उनको क्यों इग्नोर कर रही है? देखिए, आप हमेशा सखा का साइड ले। बिल्कुल, सखा का साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे घरों में हमारे सखा भी जो है नाश्ता बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। और नहीं बनाते तो खाना तो पसंद करते हैं ना, लेकिन बनाते भी हैं। ऐसी क्या बात है, इसमें छुपाना क्या है जी? है ना, पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो मिलजुल कर जहाँ काम होता है वहाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी घर में पुरुष जो है सुबह का नाश्ता तैयार कर देते हैं, सब्जी तैयार करवा देते हैं। उससे उनकी जो घरवाली है, जो गृहिणी है, उनको भी हाथ जाता है, काम हल्का हो जाता है। मिलजुल के काम करना कोई बुरा नहीं होता। तो हम लोग तो भाई मंजरी, या अल्लाह दिल ले गई तुम तो इस गीत को सुनवा कर। है क्या बता, ये तो पूछना पड़ेगा हमारे सभी साथियों से। देखो, इतना खूबसूरत मौसम चल रहा है जहाँ मस्त गर्मी हो रही है, और देखते ही देखते जो है हम चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। और इस गर्मी के मौसम में भी देखा जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जा रहा है। बिल्कुल हो जा रहा है, क्योंकि हम देखा जाए मौसम बदल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतु है ना मंदाकिनी जी, वो भी इतनी सुंदर सुंदर, जैसे बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत, शिशिर ऋतु है। और अभी अभी हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो सर्दियों को देखा है, कितनी दफे शरीर में अस्वस्थता, बीमारी आई और गई। और देखते देखते अगली ऋतु का भी मौसम आ गया, यानी मार्च से जून है ग्रीष्म ऋतु का मौसम। अब सर्दियों से गर्मी की ओर परिवर्तन शुरू होने लगा है, और इस परिवर्तन के समय ही हम जरा सा चुके नहीं कि बस बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना, लाल पीली सफेद दवाएं खाना। और जैसा आपने कहा ना कि सर्दी, खांसी, जुकाम से नाक की हालत का बेहाल हो जाना, है ना, और बुखार, अरे ये भी तो कहाँ मानने वाला होता है ना मंदाकिनी जी। बेवक्त बेमौसम चला आता है और धावा बोल ही देता है, समझ लीजिए। बिल्कुल धावा बोल देता है। और देखा जाए तो ये जो मौसम है ना, ये किसी मेहमान से कम नहीं है मंजरी। देखा जाए तो उनका स्वागत भी हम सभी खूब करते हैं, क्योंकि हम मौसम के बदलने की कई प्रकार की, जैसे फलों से, सब्जियों से आनंद भी उठाते हैं, फसलों से आनंद उठाते हैं, और हमारा शरीर एकदम से
आदी नहीं होता किसी मौसम के बदलते ही। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो घर की व्यवस्था में भी बदलाव होने लगता है। हम सर्दियों में जितनी रजाई में दुबके रहते हैं, बस गर्मी होते ही हम बाहर निकल आते हैं और फिर लेकर क्या खाते हैं, कभी आइसक्रीम, कभी ठंडा पानी, चिल्ड पानी पी रहे होते हैं, और कभी जो बर्फ का गोला खा रहे होते हैं, घूमने की प्लान बना रहे होते हैं, और थोड़ा सा हमने लापरवाही बरती नहीं और फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे गले, हमारे जो नाक, उनके सुर बिगड़ जाते हैं। और मौसम में बदलाव तो निश्चित ही है। हाँ। तो हमें इनसे कुछ सीख ही लेना चाहिए कि हम ताज़ा पौष्टिक आहार का सेवन करें और अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। गर्मियों में तापमान बढ़ने से शरीर का पानी पसीने के जरिए कम होने लगता है, तो पानी ज़्यादा, कम से कम करीब 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। हाँ। और वैसे ही मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, अंगूर, संतरा, इन फलों को भी खाना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और इसके साथ साथ लौकी, गिलकी जो आ जाती है बाजार में इन दिनों, तो उनको खाएं, जिनकी तासीर ठंडी होती है और ये प्राकृतिक रूप से होती है, तो इनको खाने से कोई परेशानी भी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और गर्मी के मौसम में खासतौर से पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी तो होती ही है और दूसरे प्रकार की तकलीफें भी हमें आने लगती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हम सर्दी में आग तापते हैं और ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार गर्मी में भी हमें कुछ ऐसा सेवन करना चाहिए ताकि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बनी रहे। और विटामिन सी है, जैसे नींबू को हम शामिल करें, संतरे को, आंवले को, कैंडी को, चटनी को, जूस को हम शामिल कर सकते हैं, और हर्बल चाय पी सकते हैं, और थोड़ा कम मात्रा में खाना खाएं गर्मी के मौसम में, ज़्यादा भरपेट ओवर ईटिंग बिल्कुल। और जो ये जो गर्मियों का मौसम, जैसे कहीं कहीं पर गर्म हवाएं चलने लग गई, लू का प्रकोप में बदल चुका है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे आप जैसे निकलते हैं तो वो समय भी आप देख लें कि हम किस समय निकलें। अगर सुबह आप काम कर सकते हैं तो उस समय निकलिए, नहीं तो आप शाम को निकलिए, जो दोपहर का अवॉइड करें, दोपहर का टाइम। लेकिन अगर अब जॉब ऐसी है आपको निकलना, फिर तो देखिए निकलना ही पड़ेगा, सिर को ढक लें और फिर निकले। जी। और मंदाकिनी जी, जब हमें निकलना ही है इन दिनों, तो खाली पेट ना निकले, कुछ खा पी करके निकले, पानी पर्याप्त मात्रा में पी के निकले, घर साथ लेके निकले, भूखे प्यासे नहीं निकलना। भूखे प्यासे नहीं अभी कई सखियां व्रत भी रखती होंगी, तो दिन भर भूखा नहीं रहना है उनको, कि भाई व्रत रखा है तो वो सुबह से शाम कम से कम आप शिकंजी पीजिए, शक्कर नींबू वाला, वो फल फूल खाइए। हाँ, ये चीज लेके अपने साथ भी जा सकते हैं। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो छाता लेके निकलिए, अपना अंगोछा जो बोलते हैं वो, या सर पे बांधने के लिए कोई कपड़ा दुपट्टा वो रखिए, आंखों में आप चश्मा भी धूप का रखिए। इस तरह की चीजें आप सावधानी लेके निकलेंगे तो जहाँ पर गर्मी पड़ रही, जहाँ पे इस तरह का आपको असर लग रहा है, तो आप बचे भी रह सकते हैं। और ये बात पे कभी ध्यान रखना है आपको कि आप पर्याप्त नींद भी लें, अपना योग और ध्यान जरूर करें, सुबह की सैर भी करें। गर्मी के मौसम में तो आप सुबह अच्छे से निकल सकते हैं ताकि शरीर ऊर्जावान बना रह सके आपका। और इसके अलावा अगर आप शरीर को काम में नहीं लेती हैं तो फिर वो शरीर धीरे धीरे बैठने लगता है। जिस प्रकार से एक मशीन जब हम काम में नहीं लेते तो वो ठप हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शरीर की भी एक मशीन है। तो हाथों और पैरों में गति का क्रम बना रहे, इसके लिए रक्त संचार प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना है और श्वसन तंत्र भी अपना कार्य करता रहे सुचारू रूप से। इसलिए एक जगह बहुत देर तक बैठे नहीं रहें, बहुत ज़्यादा एसी या कूलर में नहीं रहें, और सोने से भी ज़्यादा शरीर की बीमारियों को बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी जन्म ले लेती है। जितनी जरूरत लगे पर्याप्त नींद लें, नींद की कमी भी नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त नींद लें। और अगर आप दिन में सोने के आदी हैं, जो घर में रहते हैं, वो दिन की नींद ले सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा तो रेस्ट करने का मन करता है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और इसलिए मौसम का स्वागत जो है अतिथि देवो भव की तरह करें, लेकिन बीमारियों का ना करें, है ना। और जिन्हें हम अपनी ही लापरवाही से बुलाते हैं, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हालत हो जाती है। और अपने शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हाथ रखें, और हाथ पैर मुंह के साथ कपड़ों को भी आप रोज साफ करें, धोएं, पहने। और किसी को खांसी सर्दी है तो थोड़ा सा आप दूरी बना लें, और हल्दी वाला दूध खुद भी पिएं, और जो भी है इससे घर में सभी को आप पिला सकते हैं। और ठंडी चीज़ों से परहेज करें, अचार चटनी का सेवन कम मात्रा में करें, और घर का ही हो सके तो शुद्ध पानी पिएं और अपने साथ भी ले जाएं। और आराम बड़ी चीज़ है, इस ओर भी सजग रहें, काम उतना ही करें जितना शरीर साथ दे। बच्चे हो या हम, आप या बुजुर्ग, उनके कपड़ों का चयन भी मौसम के अनुसार हो। और यदि कुछ खेलना पसंद है तो खेलें, और शरीर को फुर्तीला बनाने का भी प्रयास करें। बिल्कुल, खेलने के लिए आप सुबह का समय या शाम का समय ढूंढ सकते हैं। अगर कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं तो सुबह उठा के उनको आप खेल खिला सकते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद, लगभग 6 साढ़े 6 के बाद आप जाकर बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं मंजरी कि अभी मौसम से बदलाव जारी है, रात को ठंडक हो रही है, दिन में तेज धूप है, कल हमारे शहर में बादल हो रहे हैं। मैं खुद ही इस मौसम की चपेट में
में आ गई हूँ, ठंडे पानी से नहाना शुरू करा तो हल्की सर्दी से छींकें शुरू हो गई हैं और वापस से गर्म पानी का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि बदलते मौसम के साथ ज़रा सी सावधानी हमें बीमार कर सकती है। मौसम कोई भी हो, जब वो बदलता है तो उसे पूरी तरह से बदलने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मौसम के साथ अपनी दिनचर्या या खान पान नहीं बदलते, बल्कि मौसम बदलने से पहले वो अगले मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जैसे अभी बीते हुए ठंड के मौसम में बहुत से लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं, लेकिन ज़रा सा भी मौसम में तापमान बढ़ा नहीं कि अचानक से ठंडे पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। यही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और जबकि ठंड के मौसम को गर्मी के मौसम में बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो उसी गति से हम सभी को भी अपनी दिनचर्या भी बदलनी चाहिए, तो आपका शरीर पिछले मौसम से हटते हुए अगले मौसम के अनुरूप ढाल लेगा और ऐसे में सर्दी जुकाम जैसी वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। यही बात बहुत अच्छी बात कही और यही हम समझाना भी चाह रहे थे कि कैसे हम बदलें मौसम के अनुसार। कि आप एकदम से ना सोचे, स्विच ऑन ऑफ की तरह नहीं होता शरीर, और मौसम भी नहीं होता है। धीरे धीरे शरीर को ढालना सीखें और थोड़ा सा वक्त ले। अगर आप गुनगुने पानी को पी रही हैं तो पीते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि गर्मी आ गई अब तो फ्रिज का ठंडा पानी पीना ही पड़ेगा। पीजिएगा धीरे धीरे, समय आने पर पीना शुरू करें। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह के वक्त ठंडी हवा, दिन में गर्मी और शाम होते होते फिर ठंड, गर्मी भी महसूस होती है और ठंड का एहसास अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस बदलते मौसम में लोग जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द, फ्लू और एक्जिमा जैसी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौसम में अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और बीमारियों को उन लोगों को ज्यादा खतरा भी बना रहता है। और लिखते हैं कि आज के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है बदलते मौसम में सावधानी बरतना। बदलाव कुदरत का नियम है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं और साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। इस सृष्टि पर बसे हुए हर जीव के लिए भोजन के उपरांत ठंड, गर्मी और पानी की जरूरत रहती है। ऋतुओं के अनुसार शरीर को ढालना जरूरी है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु के बदलाव के बीच का जो समय है उसमें संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना होती है। अब ठंड ऋतु समाप्ति की ओर है, गर्मी की शुरुआत भी हो गई है। सुबह शाम ठंडा वातावरण और दिन भर की कड़ी धूप पड़ रही है जो हमारे शरीर का संतुलन बिगाड़ सकती है। जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है उसे सर्दी, कफ, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तब खान पान में ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए गुजराती मुहावरा है, चेततो नर सदा सुखी, मतलब सतर्क व्यक्ति सदा सुखी रहता है। बहुत अच्छी सी बात कही भाई मंजरी। दिल तो हमारा भी बस में नहीं है क्योंकि हमारे सभी सखी और जो सखा है वो हमें सुन रहे हैं और हमारा दिल बल्ले बल्ले उछल रहा है और हमारा तो संदेश देख के हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कितने प्यारे प्यारे संदेश लिखे। लगता है कि एक संदेश को पढ़ा जाए बहुत ही ध्यान से और शुरू कर दीजिए। शुरू कर देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बदलता मौसम और सावधानियां। भाई एक मौसम जब बदल कर अपने दूसरे मौसम को पकड़ता है तो उस काल को ऋतु संधि कहा जाता है। इस संधि ऋतु के दौरान सावधानियां ऋतु के स्वरूप पर निर्भर होती है। जैसे अब सर्दी चाह रही है, गर्मी आ रही है, ऐसे में लोगों द्वारा फ्रिज का प्रयोग किया जाता है जो इतनी जल्दी उचित नहीं है। ऋतु में बीमारियों की बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं। ऐसे में 6 ऋतुओं के बीच अंतिम और शुरुआती माह के 15 दिन को ऋतु संधि कहा जाता है और इन संधियों के दिनचर्या और रात्रिचर्या का ज्ञान हर एक को होना ज़रूरी है जो स्वस्थ व्रत का मूल है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखते हैं कि मौसम का बदलाव और बच्चों की परीक्षाएं दोनों एक साथ आती है, इसलिए माता पिता को बच्चे की देखभाल और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। बच्चों के सही आहार, नींद, व्यायाम और खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत पते की बात लिखी इन्होंने। और आगे लिखते हैं दूसरे संदेश में कि चिकित्सकों की माने तो मौसम में बदलाव अपने साथ बहुत सारी बीमारियां साथ में लेकर आता है और आप इन तरीकों से बदलते मौसम में अपना ख्याल रख सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। मौसमी फलों एवं सब्जियों को खाना चाहिए। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू का ज़्यादा सेवन करें। और अगले संदेश में एक लिखते हैं साथी हमारे कि बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए खान पान, कपड़े और शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही हाथों को साफ रखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए हाथों की सफाई तो हर पल ज़रूरी है। कोई भी मौसम आता है हर पल आपको ध्यान रखना है कि आपने हाथों को कहाँ कहाँ रखा। इसलिए हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी ये सफाई जो है सिखाएं, है ना, छोटे बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम बदलने और सावधानी, गर्मी का मौसम हल्की हल्की दस्तक दे रही है। मेरे झारखंड में तो अभी से काफ़ी गर्मी हो गई है और झारखंड के जमशेदपुर से मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तापमान अभी 30 डिग्री से ज़्यादा है। इस मौसम में हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हम नया पंखा चलाना शुरू करते हैं और वही हमारी तबीयत खराब करता है। पंखे को एक साथ फुल स्पीड पर ना चलाएं, उसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। अभी से ठंडा खाना मत शुरू करें, थोड़ा इंतजार करें, फिर शुरू करें
हैं ठंडा खाना और गर्मी के मौसम में हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। अगर इस मौसम में हम अच्छा खान पान नहीं करेंगे तो हमारी सेहत को पूरी तरीके से नुकसान होता है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पंखे की स्पीड को एक साथ ज्यादा मत बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाइए। बहुत सही लिखते हैं। बिल्कुल यार, इनके संदेश को देख के मुझे अपनी कल की बात याद आ गई। कल रात में हम तेज पंखा चला के सो गए, तो सुबह जो हालत थी तो बस पूछिए मत, नाक बंद, गला, हालत खराब हो गई थी। दिक्कत है ना। बिल्कुल ये बाकी लालच है, हम थोड़ा सा भी कष्ट सहना ही नहीं चाहते। हमें लगता है मच्छर काटेंगे, तो लग जाएगी। बस समझ लीजिए कि ये जो इनका संदेश था वो सत्य साबित हो गया था, क्योंकि ये बात सच है। हमारी कमजोरियां ही हमें परेशान करती हैं, तो इन कमजोरियों पर थोड़ी बहुत विजय तो हम पा ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं प्रकाश संवेदी होती हैं और बदलते मौसम में शरीर को मिलने वाले प्रकाश की मात्रा भी परिवर्तित होती है। इसलिए मौसम और ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। थोड़ी सी असावधानी बीमारी का कारण बनती है। संभवतः मौसम बदलने का प्रभाव हमारे सीधे सीधे स्वभाव पर भी पड़ता है। और हमारे और साथी लिखते हैं कि बदलता मौसम और सावधानियां। आज प्रातः मैं जब बहुत जल्दी सैर को गई तो ठंडी हवा से सर्दी लगने लगी। इतने दिनों से गर्मी होने के कारण स्वेटर पहनना बंद कर दिया था, लेकिन आज बाहर फिर से सर्दी का एहसास हुआ और घर आते ही छींकें आना शुरू हो गई। हालांकि अपनी संयमित दिनचर्या के कारण मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा बदलता मौसम, कभी ठंड तो कभी गर्मी, बीमारियों का घर है। और ऐसे में बच्चे से लेकर बड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार और निमोनिया होना आम बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अतः ज़रूरी है कि घर का बना ताज़ा और संतुलित खाना खाएं, नियमित योग या सैर को जाएं, पानी भरपूर पिएं और पर्याप्त नींद लें। और अब शतरंज खेलना शुरू करें। बिल्कुल खेलना शुरू करें, क्योंकि हमारी आज जो सखी हैं दिव्या देशमुख, वो बहुत ही प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। और मंदाकिनी जी, शतरंज एक रणनीति बनाकर ऐसी चाल उसमें चली जाती है कि सामने वाले को अगली चाल, रणनीति किस प्रकार चली जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और अपने प्रतिद्वंदी के राजा को कैसे शय दें, मतलब वो बच ना सके। और इसमें प्यादे यानी सिपाही, घोड़े, हाथी, विषप, ऊंट, राजा, रानी, यानी शतरंज के खेल में हर खिलाड़ी को 16 मोहरें मिलती हैं। एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 8 सिपाही। ये खेल के एक चौकोर शतरंज की बिसात पर खेला जाता है। बहुत ही प्यारा गेम होता है, बचपन में सबने खेला है। दिमागी खेल है और बड़ा मजा आता था जब इस खेल को खेलते थे। तो उसकी भी अपनी यादें हैं खेल की। बिल्कुल, आपने खेला है बचपन में? जी, बहुत बचपन में खेला, अभी भी कभी कभी खेल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं दिव्या देशमुख की, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं और ये सखी विशेष में आज हमारी खास वो है। तो हमारी आज की जो प्रतिभावान शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ओलंपियाड में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता भी वो बनी हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 2005 में नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ और इनके माता पिता जितेंद्र देशमुख और नम्रता देशमुख डॉक्टर हैं। दिव्या ने अपनी पढ़ाई भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर से प्राप्त की थी। और उनके परिवार में डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने खेल की दुनिया को चुना, महारत हासिल की और चुनौतियों को हराया, रूढ़ियों को तोड़ा और दृढ़ संकल्प के साथ शतरंज की बिसात पर अपनी मोहरें बढ़ाती गई। 5 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ ये खेल खेला करती थे और आज ये उनका प्रिय खेल करियर के तौर पर बन गया। उनका सुनहरा सपना 7 वर्ष की उम्र में रंग लाया जब उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता और युवा ऐतिहासिक FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 की विजेता टीम का हिस्सा भी रही थी और 2021 में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी वो बन गई। एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, टाटा स्टील इंडिया शतरंज चैंपियनशिप के महिला रैपिड वर्ग में जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की उभरती प्रतिभा खिलाड़ी बन गई। दिव्या की वर्ल्ड रैंकिंग 1055 है और वे लगातार सफलता की ओर बढ़ती जा रही हैं। दिव्या जितनी खूबसूरत हैं उतना ही उत्कृष्ट खेलती भी हैं, यानी ब्यूटी विद ब्रेन की शानदार मिसाल है। तो दिव्या ने कई पुरस्कार भी मंजरी जीते हैं, अपने नाम किए हैं और भारत का गौरव भी उन्होंने बढ़ाया है, जिनमें 2022 की भारतीय शतरंज चैंपियनशिप और इस वर्ष के ओलंपियाड में कांस्य पदक उन्होंने जीता। 2024 तक वो भारत में दूसरी रैंक वाली महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। 2023 में उन्होंने अल्माटी में एशियाई महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती और वहीं टाटा स्टील इंडिया शतरंज
टूर्नामेंट में उन्होंने कई खिलाड़ियों को हरा भी दिया। और 2024 में दिव्या शारजा चैलेंजर्स चैंपियन थी। एक बड़ी ओपन टूर्नामेंट जीत से उन्हें अगले वर्ष शारजा मास्टर्स में स्थान मिला। दिव्या देशमुख के अनगिनत पुरस्कारों की लिस्ट है। ऐसी प्रतिभावान बेटियां देश का गौरव बढ़ाती हैं और सभी को प्रेरित भी करती हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो मेहनत, अभ्यास, धैर्य और लगन के साथ हमेशा जुनून से भरी रहे और अपने आप को कैसे निखारना, इस ओर अपनी नज़र बनाए रखें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ बनकर दिखाएं जैसे हमारी दिव्या देशमुख जी ने किया। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी एक संदेश में हमारी साथी लिखती हैं कि शतरंज की जटिल और पेचीदा भरी दुनिया में दिव्या देशमुख सनसनी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला टीम के लिए अहम योगदान दिया। और आगे इन्होंने वही लिखा है कि 9 दिसंबर 2005 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मी दिव्या की कहानी सिर्फ शतरंज की बिसात पर महारत हासिल करने की नहीं बल्कि चुनौतियों और रूढ़ियों को तोड़ने की है। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखा जाए तो हमें अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए कि वो कहाँ आगे निकल सकती हैं। बिल्कुल सही। ना कि सिर्फ उन्हें घर के कामों में झोंका जाए या सिर्फ कहा जाए कि आप अनुशासन में ही रहें। आप उन्हें बताइए कि उनके अंदर क्या खूबी है, उनकी खूबियों को पहचाने। बिल्कुल, जिस पर आपकी नजर पड़ रही है कि उसके अंदर ये चीज है, दिख रहा है टैलेंट, तो उसको आगे बढ़ाएं, दिव्या की तरह आगे बढ़ाइए और एक दिन वो भी आपका नाम ऊंचा करेगी। तो देखिए परीक्षाओं के दिन, एग्जाम परीक्षाओं के दिन यानी विद्यार्थी जीवन की साल भर की मेहनत को फाइनल परखने का समय होता है मंदाकिनी जी, है ना। और उनकी पढ़ाई के अवलोकन का परिणाम परीक्षा के बाद परिणाम के रूप में सामने आता है। तब उस रिजल्ट को देखकर बच्चा खुद यानी विद्यार्थी स्वयं समझ जाते हैं कि वो कहाँ किस विषय में कितनी तैयारी कर पाए और कहाँ पर कमी रह गई, उसका उन्हें तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। देखा जाए तो हर दिन परीक्षा का दिन होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी हर दिन परीक्षा का दिन होता है। जब हम उठते हैं तो पूरा दिन कैसे तय होगा, पूरे दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज हम दिन को कितना अच्छे से बिता पाए, कितना बुरा वक्त निकला, ये सारी चीजें हमारी दिनचर्या में जुड़ी होती हैं। और कई बार लगता है कि न जाने कौन सी परीक्षा हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो लेकिन अगर बच्चों की परीक्षा की बात कही जाए तो उसमें थोड़ा सा और हमें चौकन्ना होना पड़ता है, क्योंकि समय का नियोजन, किस विषय पर कितना करना है कितना नहीं, कितनी लापरवाही हुई, कितना समय के मूल्य को नहीं समझा गया। और ये परीक्षा के दौर में छात्रों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है ये बातें, क्योंकि परीक्षाओं के माध्यम से उनके ज्ञान का पता चलता है, साल भर क्या मेहनत की है और एक साल में वे कितने विषयों को सीख पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर वर्ष विषयों में और भी बातें शामिल होती रहती है। बिल्कुल। और नए नए बदलाव, आसान से प्रश्नों के बाद कठिन प्रश्नों का समावेश होना शुरू हो जाता है। जहां बच्चे शुरू में 2 लेटर्स वर्ड सीखते हैं, पूरे लेटर्स लेसन तक वो बाद में सीखना शुरू कर देते हैं। और चुनौतीपूर्ण छात्रों का प्रत्येक वर्ष होता है। ऐसा नहीं कि वे इन चुनौतियों को मात ना दे सकें। अगर वे प्रतिदिन अपने विषयों को कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, खुद प्रश्न पत्र बनाकर या घर के सदस्यों से बनवा कर हल करते हैं, तो वो इन चुनौतियों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मंजरी, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। छात्रों को अपने जीवन को अनुशासित करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल उठने से लेकर प्रत्येक विषय का उन्हें बनाना चाहिए। जो विषय नहीं समझ में आ रहा है उसे शिक्षक से पूछा जाए, टीचर से पूछा जाए, या अपने घर में जो उस विषय को जानता है उनसे पूछा जाए। और ट्यूशन जो है टीचर से बात की जाए, ग्रुप स्टडी किया जाए, तो आपस में एक दूसरे से प्रश्नों को समझा जाए, या अपने जो दोस्त जो होशियार हैं उनसे बात करके आप उन परेशानियों को हल कर सकते हैं। संकोच आपको नहीं करना है, कैसे पूछें क्या सोचेंगे, या मुझे नहीं आए तो क्या होगा, पढ़ाई में नहीं कर पाए तो क्या होगा, मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, ये सब बातें छोड़कर हमें अपनी नींव को और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। और एक बार नहीं 10 बार पूछा जाना चाहिए जब तक कि आपको समझ ना जाए। और परीक्षा को कभी तनाव में ना देखें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी साल भर से अच्छी है, रिवीजन कई बार कर रखा है, तो घबराहट चिंता नहीं होगी। एग्जाम का फीवर भी हावी आपको नहीं होगा। अपने नोट्स तैयार करें, संभाल कर रखें, भूल कर भी मित्र को ना दे कि मिस हो जाए। परीक्षा के दिनों में शांत चित्र है, पढ़ते पढ़ते थक जाए तो संगीत सुने, टहल लें, किसी से गप कर लें, हल्का सा महसूस हो जाए, तब फिर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और समय का सदुपयोग करें, रिवीजन करते रहें और घड़ी रखकर प्रश्न हल करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और अपने आत्मविश्वास को बना कर रखें। परीक्षा जो है वो शांत तरह से दे और अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और परीक्षा के बाद अपने अनुभवों को मित्रों से बता सकते हैं, घर में बताएं। परीक्षा के नाम से डरे नहीं, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप
आपके अपने ही लिए भावी जीवन को मजबूत करने की एक राह होती है और करियर चुनने में भी आसानी होती है। और जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी बाकायदा करें। और जो नोट्स देने की बात है मंदाकिनी जी, तो एक बार मेरे साथ ही ऐसा किस्सा था कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले 1 हफ्ते पहले एक लड़की ने नोट्स मांग ली, कुछ कंप्लीट नहीं था तो उसने स्कूल की कॉपी मांग ली, क्लास वर्क कॉपी, तो मैंने दे दी। तो वो लास्ट में जब 2 दिन पहले मैंने मांगी तो वो खो गई। अब मेरे लिए बड़ी परेशानी, लेकिन उसको उस समय तो खैर मैंने डांट मार दिया, लेकिन घर आई तो मम्मी को बताया, बोली अब तुम कैसे पढ़ोगी? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक मैं रफ कॉपी में बनाती थी, उसमें लेसन वाइज मैं लिखा करती थी क्वेश्चन आंसर याद करके, तो वो मेरे पास पूरी डुप्लीकेट कॉपी तैयार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है। हो जाती है। आपने उसकी मदद करने के लिए कॉपी तो दे दी, लेकिन उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप ऐसे पढ़ाई करें कि एक नोट्स आपका ऑलरेडी बना रहे तो आपको आसानी, कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। और लिख कर अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद भी हो जाता है और हमारे पास मैटर इकट्ठा हो जाता है, ताकि परीक्षा के दौरान एक सरसरी निगाह डालने की जरूरत होती है और हमें पता होता है कि हमने इतना लिखा है, इतना पढ़ा है, तो हमें याद तो है कम से कम। तो एक तो रट्टा मारने की जो आदत है उससे बचे, समझें चीजों को, समझें कि मैं क्या सवाल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और उसका हल क्या होगा। बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा आप भूलेंगे नहीं। बार बार लिखने का अभ्यास करें और किसी चीज को, जैसा कि आपने कहा, तनाव में नहीं लें, बहुत ज्यादा तनाव नहीं पालें। अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा है, एक बार उसको छोड़ दें, किसी और दूसरे प्रश्न को याद कर लें। जब पेपर भी आपके सामने आए तो पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। तनाव में किसी भी प्रकार की जो तैयारी होती है वो बिगड़ जाती है। तो मंजरी, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत कुछ लिखा है, पढ़ के बताइए। बिल्कुल, लिखते हैं कि परीक्षाओं के दिन छात्र के साथ साथ माता पिता, पूरा परिवार और पड़ोसियों को भी परीक्षा लेने वाले हो जाते हैं दिन। और स्वच्छ प्रसन्न वातावरण, शांति और पढ़ाई में उत्तेजना देने वाली कृति हमें अपनानी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ें भी संतुलित रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छे मन से पढ़ें, शांत रहें और खान पान पर भी ध्यान दें। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि परीक्षा का दिन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराता है और ये दिन हमें सिखाता है कि डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और सफलता की ओर कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर परीक्षा से डर के बीमार हो गई तो जीवन में आगे जो बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली उनका सामना हम कैसे करेंगे। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करें और पेरेंट्स बच्चों को डराने और डांटने के बजाय उन्हें समझाएं कि तुम शांत मन से अच्छे से परीक्षा दो, बस अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल। और इसके आगे लिखते हैं कि परीक्षा के दिन हम भी अध्यापन से जुड़े थे, अध्यापक रहे हैं, अतः परीक्षाओं में हमें भी बहुत तनाव रहता था। कभी सुबह तो कभी दोपहर तो कभी शाम की परीक्षा में ड्यूटी, और ड्यूटी ना हो तो परीक्षा संबंधी अन्य बहुत से कार्य होते थे। परीक्षाएं आसानी से संपन्न हो जाए, सब स्टाफ यही चाहते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में बोर्ड का सेंटर रहा करता था। फ्लाइंग आती रहती थी, हमेशा यही डर रहता था कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि बाहर से स्टाफ आता था और बच्चे भी बाहर के होते थे, तो बहुत सतर्क रहना होता था परीक्षा के समय। मंजरी जी, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि वे नाश्ते में क्या बनाएं, अगर इस बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्यारी मंजरी वर्मा तो है, तो चिंता किस बात की, क्योंकि मंजरी जी ही बताएंगी, क्योंकि हमेशा वही नई नई डिश बनाकर पोस्ट करती हैं और हमें खाने के लिए लुभाती हैं। देखिए, पकड़ी गई ना। बिल्कुल, वहाँ तो सब दुनिया भर के नाश्ते बनाती हैं, है ना। जी बिल्कुल। हाँ। ये तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, शक नहीं है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम अपनी सखियों के द्वारा जो बताए हुए नाश्ते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा है। एक लिखती है हमारी सखी कि बिहार का फेमस नाश्ता है जो सर्दियों में बहुधा घर में शाम को जरूर खाया जाता है। चूड़ा पोहे को भूनकर या तल ले, उसके साथ ही हरी मटर या हरे चने की भूनकर मसालेदार घुघनी बनाकर चूड़े के साथ खाते हैं। कुछ लोग उसमें भुनी मूंगफली मिलाकर, नमकीन मिलाकर भी खाते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल, चाय के साथ तो शाम के वक्त मुझे तो मन कर रहा है इनके हाथ का ही खा लें। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है। तो एक लिखती है कि चिया सीड स्पेशल भी बनाया जाता है। इसमें चिया सीड्स का एक कटोरा लें, आपको बस कुछ सामग्री की जरूरत है। दूध, नट्स और फल। एक कटोरे में दूध डालें, चिया सीड्स भिगोएं, उसके ऊपर नट्स डालें और कटे हुए फल डाल दें। आप स्वाद बढ़ाने के लिए शहद भी मिला सकते हैं। कटोरे को रात भर रेफ्रिजरेटर में रखें और सुबह स्वादिष्ट सेहतमंद खाने का आनंद आप ले सकते हैं। और हमारी एक सखी लिखती हैं कद्दू, लौकी, घिया के पराठे। कद्दू को घिस लें। अब गेहूं के आटे में घिसे हुए कद्दू, नमक, कटी बारीक प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा तेल मिलाकर इसे मुलायम आटा गूंथ ले। इसके पराठे सेक ले। गर्मियों की सुबह में आप इसे पुदीने, आम की खट्टी मीठी चटनी या दही के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। ये नाश्ता आपको पेट भरने के साथ पूरे दिन को में आपको स्फूर्ति दे देगा। और कद्दू की जगह बीटरूट,
गाजर भी घिस कर मिला सकती हैं, सिर्फ प्याज भी इसमें बारीक काट सकते हैं, मतलब इसके आप करारे पराठे सेक कर बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि सुबह का समय हर समय किसी जल्दबाजी में भरा हुआ होता है, क्योंकि हर कोई अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या काम पर जाने के लिए तैयार होता है, और ऐसे समय में सबसे अच्छा नाश्ता, सुबह का हेल्दी नाश्ता बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो नाश्ते का इंतजाम आपको हमेशा अपने परिवार के सदस्यों का सेहत का लाभ देखते हुए ही बनाना चाहिए। तो वहीं एक लिखते हैं कि सर्दियों में आप आने वाले मटर है, सब्जी है, पराठे हैं, कई चीज़ों को मिलाकर खाते होंगे। क्या आपने कभी इसका चीला ट्राई किया है? इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है, झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो सुबह चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाना चाहते हैं तो सिंधी कोकी ट्राई कीजिए, इसका स्वाद आपको खूब भाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है, और ब्रेड रोल को सॉस और हरी चटनी के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद भी बेहद उम्दा लगता है। वैसे इसे आलू की मदद से तैयार किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसके मनपसंद फीलिंग के साथ इसका मनचाहा स्वाद पा सकते हैं। कई बार खाने के बाद रोटियां बच जाती हैं, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय फटाफट हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए आप बासी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली की सब्जी, सलाद, सूप के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अंडे और ब्रोकली को मिलाकर भी हेल्दी नाश्ता बनाया जा सकता है। सूजी के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं, साबूदाने के अप्पे और चावल के अप्पे भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और एक लिखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं? पोहे और देसी घी का आटे का हलवा। पोहे और देसी घी का आटे का हलवा मेरे घर में तो मेरे बेटे को, मुझे यही बहुत पसंद आता है और यही हम अधिकतर बनाते हैं। उपमा मुझे पसंद है तो वो मैं कभी कभी बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए, और घर में कोई नहीं खाता। अब तो कभी कभी छुट्टी के दिन कभी मटर आलू के कोफ्ते, कभी मिर्ची बड़ा, कभी कचौड़ी, लेकिन साथ में हलवा ज़रूर बनता है। इन दिनों सीज़न है तो कभी गाजर का हलवा बन जाता है। तो मंदाकिनी जी, एक हम रेसिपी बता देते हैं कि मैदे के कटलेट। अच्छा, आलू मैदे के, हाँ, आलू मैदे के कटलेट है। इसमें लेना है कि आप 1.5 कप मैदा लीजिए, उसमें अजवाइन, नमक और मोयन लगाकर आप इसको पानी के साथ में गूँथ लीजिए मुलायम सा। और अब उबले आलू का एक चटपटा सा आप भरता बना लीजिए, जिसमें आप ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हरी धनिया, हरी मिर्च और राई और करी पत्ते का तड़का लगाइए। थोड़ी सा नींबू निचोड़ दीजिए और आप इसको, इसमें 3 आलू उबाल करके मैश करके इसको डाल दीजिए। अब जो मैदा आपने लगाया था उसको थोड़ी सी लोई लेके, एक लोई लेके रोटी जैसा बेल लीजिए और बीच में उसके भरता पूरा फैला दीजिए और उसको रोल कर लीजिए पूरे रोटी को। और रोल कर करके आप सारा बना के फ्रिज में आप पहले से रख सकती हैं, और जब आपके मेहमान आए तो एक रोल को निकाल करके आप उसको जितनी ज़रूरत है उतने पीसेस काटिए और हथेली से चपटा करिए और उसको आप तल लीजिए और आपका कुरकुरा सा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। है। तो हमारे बहुत से श्रोताओं ने भी अपनी बहुत ही प्यारी रेसिपीज हमें लिखकर भेजी। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं 11 बजे तो खाना खाता हूँ, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, लेकिन जिस दिन सुबह से खेत से या कहीं बाहर जाना होता है तो उस दिन जरूर नाश्ता करता हूँ, और पोहा और जलेबी इनको पसंद है। क्या भाई, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है और हम भी अपने श्रोताओं से बिल्कुल नाराज नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। हाँ, अब वक्त जरूर हमें ये कह रहा है कि अब हमें चलना चाहिए और सबसे विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।